सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में हम स्वागत करते हैं। तो हम अपना दिन हर दिन के बाद आज भी कोर्ट से स्टार्ट करेंगे और कोर्ट हमारे अद्वितीय। सभी को प्रणाम। आज का कोट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा। ऐसा कहना था B.R. अम्बेडकर जी का। और आज नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट कर रहा है भारतवर्ष। तो इसके उपलक्ष्य में ये कोट हमें ये सिखाता है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार देश भी आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि द्वितेश ने बताया कि आज शिक्षा दिवस है, तो शिक्षा दिवस हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन क्योंकि जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो हमारे देश का जो पहला शिक्षा के सेक्टर में जो रिफॉर्म आया, या कह सकते हैं जो जिस प्रकार की शिक्षा नीति लाई गई, उनमें बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उनको रिमेम्बर करने के लिए, ये बताने के लिए कि एक देश के आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रखती है वो शिक्षा। शिक्षा मायने इसलिए रखती है क्योंकि जब हम देखेंगे हमारे आज़ादी के स्ट्रगल के टाइम को, उस समय हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, ज़्यादातर लोग शिक्षित थे, इसीलिए वह अच्छे चयन कर पाए और आज हम आज़ाद हैं। तो शिक्षा, जैसा कि उन्हें कोर्ट भी बताया B.R. अम्बेडकर के द्वारा, तो वह शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा। और आज के समय भी आज भी वो सेम है वही चीज़ें। अगर जो कोई भी एजुकेटेड होता है तो अपने, पहली बात तो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और दूसरों को भी मदद करता है उनके अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने में। इसी के साथ हम अपने पहले आर्टिकल की ओर चलेंगे। पहला आर्टिकल हमारा है, काफ़ी दुखद है कि दिल्ली में 2 जगह बम ब्लास्ट हुई और उन बम ब्लास्टों में करीब, कहा जा रहा है, ऐसे रफ आइडिया बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग हैं, मायने रखते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं डाटा दिया जा रहा है 8 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 12 लोग। हम मान के चले कि एक लोग 100 लोग के बराबर है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए है। और उससे भी बड़ा जो एक पॉजिटिव, उस इतनी बड़ी नेगेटिव खबर में पॉजिटिव खबर ये निकल के आई कि 3,000 किलो जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया। अगर जो हम एक चीज ध्यान दें कि वो अगर जो पकड़ा नहीं जाता तो फिर उससे क्या क्या हो सकता था हमारे देश में। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में ये नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट एक बार फटा था, यमन या और कहीं देशों में, तो इतनी नुकसान हुई थी कि उसकी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और वही हमारे देश में हो सकता था, लेकिन हमारी एजेंसीज ने, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने मिलके ऐसा, मतलब इंटेलिजेंस के द्वारा, मदद के द्वारा उसे पकड़ा और जब्त कर ली। तो ये जो इंसिडेंट निकल के आया, जो 3,000 kg एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, वो फरीदाबाद के एक जम्मू कश्मीर के डॉक्टर हैं जो कुछ ही दिन पहले वहाँ सेटल हुए थे। और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे, इसलिए वहाँ के लोगों में वो एक शक की नज़र भी नहीं हुई। और दूसरी बात की, कश्मीर ने धीरे धीरे अपना आइडेंटिटी को सुधारा है समय के अनुसार। पहले जब हम देखा जाए तो किसी भी कश्मीरी को कमरा देना या किसी भी चीज़ में आदमी डाउट करता था, लेकिन धीरे धीरे जब से धारा 370 हटी, आर्टिकल 370, तो उसके बाद से कश्मीरियों ने अपना आइडेंटिटी सुधारा, अपनी जो एक पहचान बन गई थी पूरे देश में उसको सुधारा। लेकिन फिर से आज इतने बड़े इंसिडेंट में कश्मीरी डॉक्टर का नाम आना और भी कुछ लोगों का नाम आना जो कश्मीर से रिलेटेड है, वो एक और क्वेश्चन खड़ा करता है आम जनता में कि क्या विश्वास करना सही है, या क्या जो उनको इतनी आज़ादी दी जा रही है वो सही है। और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन हम इस स्टेज से यही कहना चाहेंगे कि हर कश्मीरी कभी भी टेररिज्म या किसी तरीके से अलगाववाद के साथ नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनका नाम खराब करने में आगे जा रहे हैं। तो हमारा का बहुत बड़ा ये रहेगा विनम्र निवेदन कि आप किसी भी खबर पे ध्यान देने से पहले उसको जांचें और परखें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने तो इस पर डिटेल डिस्कशन किया और रिसर्च भी की होगी इसके ऊपर कि इस प्रकार की बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हमारे देश में हो जा रही है जब इतनी एजेंसियां हमारे देश में वर्क कर रही हैं। इस पे हमारी गवर्नमेंट का क्या टेक है? और जैसे कि दिल्ली में तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेम भी है, तो ऐसा भी कोई नहीं है कि उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस प्रकार का बड़ा हादसा होना, वो भी दिल्ली, हमारे नेशनल कैपिटल के अंदर, कितना चिंता का विषय है? और क्या आप कहना चाहेंगे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो वर्क कर रही हैं उनके ऊपर? यही, मतलब इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा और काफी सारे लोगों के द्वारा भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया जो अदितेश ने पूछा कि सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी। हमारे पास आईएनए है, हमारे पास रॉ है, हमारे देश के लिए कई ऐसे सीक्रेट एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, लेकिन वो बम ब्लास्ट से पहले कहाँ थी। तो इसका पहले सबसे बड़ा रीजन है कि अभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिहार इलेक्शन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो चाहे आप सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर बोले या यूपी के मुख्यमंत्री बोले या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, तो वो सब वहाँ बिजी हैं। और सबसे बड़ी ये बात भी कि अभी देश इस परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहाँ
एक तरफ हमारे यूएस का सबसे बड़ा टैरिफ का झटका है। तो कह सकते हैं इतने ज्यादा क्योस में, और दूसरा सबसे बड़ा मैटर ये करता है हमारा पॉपुलेशन। दिल्ली में बढ़ती आबादी, दिल्ली ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, उसकी वो उतनी कैपेसिटी नहीं है जितने लोग वहाँ भी रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमेशा से हमारे लिए एक हर्डल रहा है, जो हमें हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, लेकिन हम इसको वजह मान के नहीं जायज ठहरा सकते कि हमारे जो जितने भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये प्रॉब्लम थी कि पॉल्यूशन पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा थी, इसी कारण वो हमें मतलब बॉम्ब ब्लास्ट से बचा नहीं पाए। बहुत बड़ा यहाँ पे गलती उनके द्वारा कह सकते हैं, और बहुत बड़ा ब्रीच है जिस पे आगे चल के हमारे देश के सुरक्षा एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए, और इन इतने बड़े हादसे आगे ना हो। जैसे 3,000 kg नाइट्रेट पहले पकड़ा गया, यही अगर जो बॉम्ब को पहले से डिटेक्ट कर लिया जाता। काफी सारे आई विटनेसेस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो गाड़ी करीब वहाँ 3 घंटे से खड़ी थी। तो दिल्ली जैसे मेट्रो स्टेशन या लाल किला के पास 3 घंटे कोई गाड़ी लगातार खड़ी है, और जैसा कि ऐसा मैं मानूंगा कि दिल्ली के हर एक एरिया में सीसीटीवी कैमरा होगा। तो वो सीसीटीवी कैमरा से जो लोग भी देख रहे हैं वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आपने सही कहा, सुरक्षा एजेंसीज की इसमें बहुत बड़ी चूक है, और ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए चूक है, लेकिन आगे चल के अभी अभी भी खतरा टला नहीं है। काफी सारे ऐसे कहा जा रहा है कि टेररिस्ट गिरोह अभी भी इंडिया में घूम रहे हैं, एक्टिव हैं, और उनके पास और भी जो बम ब्लास्ट के मटेरियल है वो है। तो हमें सेफ्टी इंश्योर अभी भी करनी है सभी हाँ, को। तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसा कि न्यूज आर्टिकल्स में भी कहा जा रहा है, न्यूज पे भी, कि बिना मतलब के घर के बाहर ना निकले, और जितने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जैसे रेड अलर्ट अभी जारी किया गया दिल्ली में, यूपी के कई सारी एरियाज में, एनसीआर में खास करके, और पूरे यूपी में, और कई सारे जो इंटरनेशनल प्लेसेस हैं जैसे टेम्पल्स या टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ नहीं जाए तो अच्छा है, भीड़ की जगह पे ना ही जाए तो अच्छा है। आपको कोई जरूरी काम हो तो ही जाए। एक और मैं वैसे तो आर्टिकल बहुत लंबा हो बीत चुका है और काफ़ी आर्टिकल्स हैं हमारे पास। एक और मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि कोई और विभाग देश का हो, कोई भी विभाग हो, अगर वहाँ भी किसी प्रकार की भी चूक होती है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सजा भी दी जाती है, सस्पेंशन भी जारी किया जाता है अधिकारियों के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये रॉ एजेंसीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी जो सुरक्षा के जो रिलेटेड है, वहाँ पे हम कोई एक्शन इस प्रकार का नहीं देखते हैं। तो क्या ये ऐसी ढील है जो अब हर बार गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है, और क्या कुछ अलग टाइप का प्रोग्राम हमें प्लान करना चाहिए जिसके हिसाब से कोई बड़े एक्शंस लिए जाएँ अधिकारियों के ऊपर, कि वो क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं इस प्रकार के खतरों को भारत के? पहली बात तो रॉ एनआई हमने कहा, लेकिन हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। और अगर जो मैं बात करूँ रॉ की और एनआईए के जो वर्क्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि निज्जर एक टेररिस्ट है सिख, उसको मार दिया गया। हमें नहीं पता एग्जैक्टली किसने मारा, लेकिन एक आशंका लगाई जा रही है कि हमारे एजेंसीज के द्वारा ही ये कार्य किया गया। तो इस तरह के जो टेररिस्ट और काफी सारी गतिविधियां देश के बाहर होती हैं इंडिया के प्रति, उस पे भी ये एजेंसी ध्यान देती है। तो एजेंसी बहुत ज्यादा मल्टीफैक्टेड ऑलरेडी है, बिजी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, एजेंसीज के जितने भी स्टाफ्स हैं या जितने भी उसमें काम करते हैं, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ सामने नहीं दिखाया जाता पब्लिक में। उनके घर वालों को भी नहीं पता होता कि हमारे जो घर के लोग हैं या वो कोई भी महिला या पुरुष है वो रॉ में काम कर रहे हैं, एनआईए में काम कर रहे हैं। इसका कारण ही यही है। इसी कारणवश उनको अगर जो निकाल दिया भी जाएगा तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सीक्रेटली अपने पूरे लाइफ में ये काम करते हैं। और अगर वो मर भी जाते हैं तो उनको वो उस तरह की जो हमारे यहाँ जैसे आर्मी को दिया जाता है श्रद्धांजलि, वो भी नहीं मिलती। तो वो हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हाँ, गलतियां हुई हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मिनिस्ट्री पे सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आती है कि डिफेंस मिनिस्टर्स और हमारे इतने बड़े जो सेक्रेटरीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पीएमओ बैठे हुए हैं, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें आगे चल के की जाएंगी इस पे वो हमें अपडेट्स मिलेंगी, तो हम आपको भी अपडेट करेंगे। इसी के साथ हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर। अगला आर्टिकल ब्राज़ील से है। ब्राज़ील के बेलम क्षेत्र में COP30 हो रहा है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। ये करीब काफ़ी सालों से होते आ रहा है। पेरिस एग्रीमेंट जब आज से 10 साल पहले हुई थी तब से स्टार्ट हो गया था, और इसका सबसे बड़ा जो मेन फोकस था वो ये था कि जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अमीर जिनको कहते हैं, समृद्ध राष्ट्र, उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा इनकम है वो डेवलपिंग नेशन को दें, ताकि हम लड़ सके ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन COP30 के जितने सारे प्रॉमिस है या पेरिस एग्रीमेंट के जितने प्रॉमिस हैं, उनसे हम ज़्यादा आगे चलेंगे। हमने प्रॉमिस किया था कि 1.5 डिग्री से हम कभी नहीं बढ़ने देंगे ग्लोबल टेम्परेचर, लेकिन आज 1.5 डिग्री से बढ़ता हुआ दिख रहा है ग्लोबल टेम्परेचर। आपने महसूस किया होगा पिछले साल की गर्मी 2024 की, आज के इतिहास की सबसे ज़्यादा गर्म महीने, यहाँ तक कि जनवरी ले लो, दिसंबर ले लो, जून ले लो, पूरे इतिहास ह्यूमन अर्थ से, जब से ह्यूमन है तब से, या जब से हम स्टार्ट किए हैं कि मेजर करना टेम्परेचर,
तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाता है कि आज भी वही प्रॉमिस होना है वहीं पे। और सबसे बड़ा जो एक वॉर है ये है कि डेवलप नेशन ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब उनके द्वारा काफ़ी सारे रिन्यूएबल एनर्जीज या काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लाए गए हैं जिसके द्वारा वो अपने क्षेत्र में काम सही करें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो रहा है। लेकिन डेवलपिंग नेशन कर रहा है क्यों? क्योंकि वो अभी बढ़ने के स्टेज है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है और हम उतने सक्षम नहीं है अभी मनी वाइज देखा जाए कि हम उतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज हायर कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं COP13 में डेवलपिंग नेशन के तौर पे कहा जाए, भारत डेवलपिंग नेशन का साउथ का जिसे कहें लीडर कहा जा रहा है इंडिया को, जो पूरे अफ्रीका को और पूरे लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है या करना चाह रहा है, क्योंकि सबसे बढ़ता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है इंडिया और सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। तो हम यही चाहते हैं कि डेवलप नेशन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे टेक्नोलॉजिकली और बाई मनी, और हमें ये बताएं और मतलब जिस तरह से उन्होंने लड़ा, जिस तरह से अपने नेशन से उन्होंने सुधार किया, वो सुधार हम भी करें। COP30 का ही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। COP30 अभी कहाँ हो रही है? बेलम ब्राज़ील में। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जो कि शायद विश्व का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है। तो आप ध्यान दे दें, आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ब्राज़ील अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें ध्यान दें। जो चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है करनी माता टेम्पल को लेके, राजस्थान में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टेम्पल तो हम लोग के द्वारा मतलब भारतीयों के द्वारा काफ़ी साल से हम जानते हैं और काफ़ी लोग वहाँ विजिट भी किए होंगे। लेकिन ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली कुछ ही दिन पहले, क्योंकि जब फॉरेनर्स के द्वारा यहाँ ब्लैक रैट को देखा गया ऐसे ही आम घूमते हुए, तो उनके द्वारा सबसे बड़ा सरप्राइज क्वेश्चन आया कि ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं और यहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट कैसे किए। तो इससे क्वेश्चन आया तो हम इनकी इसके बारे में थोड़ा इतिहास और बैकग्राउंड समझ लें जो हमारा काम का है। तो ये बीकानेर के महाराजा के द्वारा बनाया गया था बहुत बड़ा मंदिर, आज से करीब सालों पहले। और कहा जाता है कि वहाँ के राठौर राजपूत जो वंश थे उनके द्वारा इसमें सबसे बड़ी पैट्रोनेज दी है। यहाँ मतलब बनवा तो दिया गया बीकानेर के राजा के द्वारा, लेकिन जो मनी प्रोवाइड की गई उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके देखभाल के लिए, वहाँ के राठौर वंश के द्वारा दी गई, जो राजस्थान के उसमें पावर में थे। तो जो कह सकते हैं कि राजपूतों के लिए खास करके वहाँ की जो कंट्री जिसको करनी सेना भी कहा जाता है, और काफ़ी सारे 3 करनी सेना हमारे भारत में भी वर्तमान में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ की काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग क्लेन्स वहाँ स्पेशल पूजा करते हैं। और ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया गया क्योंकि यहाँ जो चूहे हैं वो खुले घूम सकते हैं और चूहों को चूहा नहीं भगवान का रूप माना जाता है, देवी माता का स्वरूप माना जाता है। अगर जो आप काले चूहों के बीच में कहा जाता है, कहावत है कि एक उजला चूहा आपको दिख जाए तो एक बहुत बड़ा आपके लिए गुड फॉर्च्यून का काम करेगा। और एक सबसे खास बात वहाँ ये है कि जब कोई भी चूहा मर जाता है या रैट मर जाते हैं तो उसको एक सिल्वर मूर्ति से रिप्लेस किया जाता है, उसको दफनाया जाता है सही से, और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद एक सिल्वर का जो मूर्ति है वो रखा जाता है उसके रिप्लेस में। तो हम मान सकते हैं कि जहाँ बढ़ते हुए मतलब काफ़ी सारे ऐसे कॉमन है कि चूहों को एज अ परेशानी देखा जाता है अपने घरों में, हमारे लोकल एरिया में, एक तरफ वहाँ बीकानेर में उनको पूजा जा रहा है। ये बताता है हमारे देश की डाइवर्सिटी इन कल्चर। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि हम आज तक इसे बचाए हुए हैं और आगे हमें देखना पड़ेगा हमारे फ्यूचर जनरेशन इसको बचाते हैं। कल इसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे और भी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।